एक गांव में रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वो मजदूरी करके पैसे कमाता था। किसी दिन काम मिल जाता था, उस दिन वो पैसे कमा पाता था, और जिस दिन काम नहीं मिलता था वो खाली बैठा रहता था। आज कोई काम मिल जाए तो ठीक रहेगा। वो खाली हाथ वापस घर जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? आज भी काम नहीं मिला क्या? नहीं पूनम, काम ढूंढने गया तो था, मगर कोई भी काम नहीं मिला। एक वक्त का भोजन बन जाए, इतना ही राशन बचा है। आज रात भूखे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, वापस काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बहुत काम ढूंढने पर रामचंद्र को एक किराने की दुकान पर काम मिलता है। एक काम करो, जितनी भी बोरियां बाहर रखी है एक एक करके उन्हें दुकान के अंदर रख दो। जी, अभी रख देता हूँ। रामचंद्र बोरियां उठाकर दुकान में रखने लगता है। कुछ घंटों के बाद वो सारी बोरियां दुकान में पहुंचा देता है। मालिक, काम हो गया। ठीक है, ये लो पैसे। धन्यवाद मालिक। अगर आगे भी कोई काम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है? नहीं, यहीं आसपास में मजदूरी करके घर चलाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे मेरे पास एक रिक्शा है, कई महीनों से खाली पड़ा है। अगर तुम चाहो तो उसे चला लो और महीने में थोड़े पैसे भी मुझे दे देना। ये सुन रामचंद्र बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में? हाँ, वैसे भी वो खाली पड़ा है, खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तुम उसे चला लो। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुकानदार रिक्शा रामचंद्र को दे देता है। रामचंद्र रिक्शा लेकर घर आता है। पूनम, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पूनम रिक्शा देख हैरान रह जाती है। अरे, रिक्शा किसका है और आपके पास क्या कर रहा है? रामचंद्र पूनम को सारी बात बताता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब से मैं यही काम करूँगा। अगले दिन से रामचंद्र रिक्शा चलाने लगता है और उससे ही पैसे कमाने लगता है। हर रोज चिलचिलाती धूप में रामचंद्र रिक्शा चलाया करता था, मगर कभी किसी बात की शिकायत नहीं किया करता था और मन लगाकर काम करता था। हर महीने वो मालिक को पैसे भी देने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। पूनम, अब तो लगता है गोलू का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। हाँ जी, ये सही रहेगा। हमारा गोलू पढ़ेगा लिखेगा तभी तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामचंद्र गोलू के स्कूल के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं, पर एक दिन रामचंद्र के पास उसका दोस्त गोपाल आता है। अरे भाई गोपाल, तू बहुत दिनों बाद दिख रहा है। बता, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ भाई, सब सही है। तेरी याद आ रही थी तो तुझसे मिलने चला आया। शहर में कोई अच्छा काम ना मिल पाया, इसीलिए यहीं आ गया। चलो, अच्छा है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक, कुछ देर बात तो कर। नहीं भाई, अभी काम पर जाना होगा, वरना आज कुछ कमाई नहीं हो पाएगी। मैं तुझसे शाम में मिलता हूँ। अच्छा, वैसे ऐसा कौन सा काम करने लगा तू? भाई, मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। तो वाह, अच्छी बात है। वैसे रिक्शा कहाँ से मिला? कितने में लिया? अरे नहीं नहीं, ये रिक्शा मेरा रिक्शा नहीं है। मालिक ने मुझे चलाने के लिए दिया है। हर महीने कुछ पैसे मालिक को भी दे देता हूँ। ओ, ऐसी बात है। रामचंद्र रिक्शा निकालकर काम पर निकल जाता है। अरे, आज तो बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ। जैसे ही रामचंद्र आराम करने बैठा, गोपाल वहां जाता है। देख भाई, मैं यहाँ भी आ गया तुझसे मिलने। आज बहुत तेज धूप है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए रुक गया। मैं वापस जाऊंगा। क्या भाई, तू भी ना, जब देखो तब भागने के लिए तैयार रहता है। क्या बताऊं भाई, काम ही ऐसा है। इतना कहकर रामचंद्र वापस रिक्शा लेकर निकल जाता है। शाम के वक्त थककर वो घर आता है, तभी वहां गोपाल आकर पहले से ही बैठा था। अरे गोपाल, इस वक्त तुम यहाँ? यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा चलो एक बार तुमसे मिल लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। ओह, ऐसी बात है, ठीक है। गोपाल कई घंटों तक रामचंद्र से बातें करता है और फिर वापस चला जाता है। जी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो, क्या बात है? मुझे आपका ये दोस्त थोड़ा अजीब लगता है। पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मगर कुछ तो अजीब सा लगता है।
अरे नहीं नहीं पूनम, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, वो पहले से ही ऐसा है। अच्छा ठीक है, आप तो ज्यादा जानते ही होंगे अपने दोस्त के बारे में। अगली सुबह रामचंद्र जैसे ही रिक्शा निकालता है, वो देखता है रिक्शा की टायर की हवा निकली हुई है। सुबह सुबह यही होना था, ये भगवान, नुकसान हो गया मेरा। रामचंद्र रिक्शा को धक्का देकर रिक्शा बनाने वाले की दुकान पर आता और वहाँ से टायर में हवा भरवाता है। इसके बाद रामचंद्र वापस पहले की तरह ही काम करने लगता है। अगले दिन रिक्शा का चेन गायब था। अरे ये हर रोज क्या हो रहा है, कभी हवा निकल जाती है, कभी चेन गायब हो जाती है। रामचंद्र वापस रिक्शा बनाने वाली दुकान पर आता है और वहाँ अपने रिक्शा में नया चेन लगवाता है। पता नहीं आजकल इतना खर्च क्यों हो रहा है, भगवान ही जाने। रामचंद्र इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। 2 वक्त का भोजन हो जाता है और जो भी थोड़े पैसे बचाकर रखता हूँ उसे भी इधर उधर खर्च कर दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और गोलू का स्कूल भी तो है। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। चलो अब जाकर सब कुछ शांत हो गया, पता नहीं ये बिन बुलाए खर्च कहाँ से आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर रिक्शा की घंटी गायब हो जाती है। वापस से ये शुरू हो गया, अब तो इस बार घंटी चोरी हो गई। मैं कह रही हूँ ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे पूनम, ज्यादा सोचना बंद करो, जल्दी ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। रामचंद्र अब उस रिक्शे की नई घंटी लगवाता है और उसका खर्च अलग से लग जाता है। मैं तो इस रिक्शे को बनवाता ही रह जाऊंगा, अगर जल्द से जल्द चोर को नहीं पकड़ा तो। एक दिन रिक्शा चलाते वक्त रिक्शे का हैंडल खुल जाता है और रामचंद्र लड़खड़ाकर रिक्शे से नीचे गिर जाता है और रिक्शा खाई में जाकर गिरता है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। रिक्शा अब नहीं बचा था। रामचंद्र दुखी होकर अपने मालिक के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। ये क्या किया रामचंद्र तुमने? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और आज तुमने मेरे भरोसा तोड़ दिया। तुमने मेरी रिक्शा को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। नहीं, माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगा। चलो निकलो यहाँ से। रामचंद्र बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, रिक्शा मिलने के बाद घर में थोड़े पैसे आ जाते थे, मगर अब तो वो भी नामुमकिन है। गोपाल वापस रामचंद्र से मिलने आता है। क्या हुआ रामचंद्र, ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आज ही मेरा रिक्शा टूटकर बर्बाद हो गया। अच्छा, मगर वो कैसे? रामचंद्र गोपाल को सारी बातें बताता है। ये तो बुरा हुआ। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। रामचंद्र ये समझ नहीं पाता है कि इतनी बुरी खबर सुन कोई हंस कैसे सकता है। अब रामचंद्र को भी गोपाल पर शक होने लगता है। हाँ पूनम, तुम सही कहती हो, कुछ तो गड़बड़ है गोपाल में। जी, मुझे तो लगता ही था। अभी जाता हूँ, इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ ये क्या कर रहा है। रामचंद्र गोपाल का पीछा करने लगता है। तभी रामचंद्र देखता है गोपाल एक कमरे के अंदर जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सब बर्बाद कर दिया मैंने, सब बर्बाद कर दिया मैंने रामचंद्र का। अब वो किसी काम के लायक नहीं रहा। तुरंत ही रामचंद्र अंदर चला जाता है तो देखता है वर्षों पहले का उसका दोस्त कपिल वहाँ बैठा है। कपिल, तू यहाँ? भूल गया तेरी और मेरी कितनी गंदी लड़ाई हुई थी? तब तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मगर अब नहीं। मैंने ही गोपाल को बोला था तुम्हारा रिक्शा खराब कर देने के लिए। ये सब तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब तो हो गया, अब बेचारा क्या करेगा। रामचंद्र वापस घर आता है और पूनम को सब कुछ बताता है। मैं यही सोचती थी, मगर आप उदास ना होइए, वापस काम शुरू कीजिए। इस बार भी मैं आपकी मदद करूंगी। हम मिलकर घर के बाहर चाय लगाते हैं और जरूर लोग आएंगे ही और हमारी कमाई भी होगी। हार न मानते हुए रामचंद्र और पूनम घर के बाहर चाय लगाते हैं। लोग आने लगते हैं, कमाई होने लगती है और पैसे जमा करके रामचंद्र मालिक को रिक्शा के पैसे लौटा देता है और आगे चलकर एक नया रिक्शा खरीदता है। वापस पहले की तरह काम करके खुशी खुशी रहने। मीना लीला की जेठानी थी। लीला के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। वो अपने जेठ जेठानी के पास रहा करती थी। मीना का एक बेटा था, कपिल, जो अपनी चाची को बहुत पसंद करता था।
वहीं मीना लीला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ओहो, आज फिर इस विधवा का मुंह देख लिया। न जाने आज का दिन कैसा जाएगा। तुम फिर से शुरू हो गई अपशकुनी बातों को लेकर। अपशकुनी नहीं है, सच है ये। एक विधवा का चेहरा देख लो तो पूरा दिन बुरा ही जाता है। मीना, लीला तो वैसे ही दुखी है, तुम उसे अपने शब्दों से उसके दिल को क्यों भेजती रहती हो? सुनो जी, ये हमारे घर का मामला है, देवरानी जेठानी का। तुम इसके बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। लीला इसी तरह से मीना के व्यंगों को सहन करती रहती और मीना उसको सताती रहती थी। मीना घर का सारा काम करती थी। ये देखकर कपिल को बहुत बुरा लगता था। एक बार की बात है, ये क्या, पूरा घर में पानी ही पानी हो रखा है। लीला कहाँ मर गई? घर का क्या हाल हो रहा है? मम्मी, ये पानी मुझसे बिखर गया था, इसमें चाची का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छा पोछा लगाया। मैं पानी पी रहा था तो गिलास गिर गया और पूरे घर में पानी हो गया। मेरा लाल तो इतना अच्छा है कि चाची का दोष अपने ऊपर ले रहा है। तुझे पता नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी कामचोर है। इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। माँ, तुम चाची पर इतना जुल्म क्यों करती हो? चुप रह और जाकर पढ़ाई कर। और एक काम करता जा, लीला चाची से कह दे कि मेरा आम खाने का बहुत मन है, बगीचे में से आम तोड़ लाए। लीला बगीचे से आम तोड़ने जाती है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए वो ललचाई आंखों से मीना की तरफ देखती है तो मीना उसे एक हरा आम फेंक कर देती है। मेरे खाने को नजर लगाएगी क्या? ये ले, एक आम तू भी खा ले। पर ये तो हरा आम है दीदी, इससे भला कैसे पेट भरेगा? कल से कुछ नहीं खाया दीदी, कुछ दे ही दो ना। ये हरा आम खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। लीला वो हरा आम लेकर बाग में बैठ जाती है और अपने पति को सोचकर रोने लग जाती है। तभी हरे आम में से आवाज आती है, लीला तुम बहुत ही नेक दिल की हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लीला, मैं तुम्हारे हाथों में ही हूँ। मैं जादुई हरा आम हूँ। जादुई हरा आम? मैं समझी नहीं। लीला, मैं जादुई हरा आम ऐसे हूँ कि तुम अगर आंखें बंद करके और मुझे हाथों में लेकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। अच्छा, तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? पलक झपकते ही लीला के आगे 56 भोग तैयार होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और भर पेट खाना खाती है। अब तो लीला को जिस भी चीज की इच्छा होती थी वो आंखें बंद करके आम से मांग लेती थी और वो चीज उसे मिल जाती थी। लीला उस कच्चे आम को लेकर वहाँ से किसी और जगह चली जाती है। अब मुझे दीदी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सब कुछ है, इसलिए अब मुझे इस हरे आम का सदुपयोग करना चाहिए। इसको मैं ऐसी उपयोग में लाऊंगी कि जिससे मेरे साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। अब लीला हरे आम की सहायता से अमीर होने के साथ साथ सबकी मदद भी किया करती थी। समय व्यतीत होता है और नगर में भुखमरी का आलम आ जाता है, जिससे हर कोई बेहाल होता है। किसी के घर में अनाज तक नहीं होता। ये देखकर लीला को बहुत दुख होता है। हरे आम, मेरी उस समय मदद की जब मेरे पास कोई मदद का साधन नहीं था और मैं भूख से बेहाल थी। आज इस नगर के वासी भूख से बेहाल है और मैं चाहती हूँ कि सभी को पर्याप्त भोजन मिले। लीला, मैं तुम्हारी सोच को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसी इंसानियत हर किसी में नहीं होती। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम ये सारा खाना पूरे नगर में बांट देना। आम उसके सामने बहुत सारा खाना लाकर प्रकट कर देता है, जिससे देखकर लीला बहुत खुश होती है और वो कुछ लोगों की सहायता से पूरे नगर में खाने का प्रबंध करती है। उसके परोपकार को देखकर सभी उससे बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। वहीं दूसरी ओर लीला की ऐसी प्रशंसा और प्रसिद्धि देखकर मीना को बहुत जलन होती है। अच्छा, तो ये लीला यहाँ पर रहती है। ऐसा क्या हाथ लग गया इसके जो ये इतने आलीशान महल में रह रही है? अब इसके ठाट बाट तो देखो, किसी महारानी से कम नहीं है
और तो और ये पूरे नगर में खाना भी बांट रही है। जहाँ पूरे नगर में भुखमरी का आलम छाया हुआ है, वहाँ इसके पास पूरे नगर में खाना बांटने का सामान कहाँ से आ गया? पता लगाना पड़ेगा। मीना चुपचाप उसके घर की खिड़की में से देखती है। लीला उस जादुई हरे आम से बातें कर रही थी। जादुई हरे आम, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, तब तुमने आकर ही मुझे थामा था, और आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई। एक समय था कि कोई मुझे नहीं जानता था, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को नहीं जानती थी, और आज मुझे पूरी दुनिया जानती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, तो ये जादू हाथ लगा है। इसके जादुई हरे आम को तो मैं लेकर रहूंगी। मीना मौका देकर उस जादुई हरे आम को चुराने के लिए लीला के घर में जाती है। सामने हरा आम देखकर कहती है, बहुत दिन हो गए आम की चटनी नहीं खाई। आज तो इस हरे आम की चटनी खाकर रहूंगी। छोटे छोटे पीस कर दूंगी इसके। ना रहेगा आम और ना रहेगा इसका जादू। मीना जैसे ही उस जादुई हरे आम को हाथ लगाती है, वो एक विशाल आम में बदल जाता है और उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। मीना उसके नीचे दबने से करहा उठती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, ए बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मीना की आवाज सुनकर लीला वहां पहुंच जाती है और उसको ऐसी हालत में देखकर हरे आम से उसे छोड़ने के लिए कहती है, जादुई हरे आम, ये मेरी जेठानी है। मैं इसकी हालत देखकर सब कुछ समझ गई हूँ, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इनको जाने दो। मैं भी अगर इनके साथ ऐसा करूँ तो इनमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। लीना के कहने पर हरा आम अपने आकार में आ जाता है। मीना मौका पाकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वहीं लीला अपने नेक कामों में बढ़ोतरी करती रहती है और सबकी दुआएं लेती रहती है। रमेश बहुत मेहनती था। उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे, जिनका नाम उसने बड़े प्यार से गुड्डू और गुड़िया रखा था। गुड्डू 14 साल का था, गुड़िया उससे 1.5 साल छोटी थी। वो सब मिलकर रविवार के दिन बाजार जाते और जरूरत का सारा सामान ले आते। एक बार, पापा मुझे चिप्स खाना है। मुझको तो अंकल चिप्स ही अच्छा लगता है। हाँ भाई, ले लेना। रमेश ने दोनों बच्चों को चिप्स के एक-एक पैकेट दिलवा दिए। वो बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। रमेश दिन भर अपने काम पर रहता और सुनीता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के काम निपटाकर घर के पीछे लगे बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करती। एक बार रमेश जैसे ही घर आया, पापा चलो ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा था कि हम आज बाहर ही खाने चलेंगे। चलो भाई, जब सबकी इच्छा है तो आज बाहर ही खाकर आते हैं। पापा आप मुझे पहले अंकल चिप्स लाकर दो ना। तुम मेरा बैग लेकर आओ। गुड़िया झट से पापा का बैग ले आई। मुझे मालूम था कि ये चटोरी लड़की जरूर चिप्स मांगेगी, इसीलिए मैं पहले ही ले आया। पापा मैं चटोरी नहीं हूँ। सब मिलकर बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए। रमेश को बच्चों और पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन, सुनीता, लगता है हमारे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है। क्यों, क्या हुआ? आजकल हमारे बगल में ही एक बहुत अच्छी दुकान खुल गई है। सारे ग्राहक वहीं से सामान ले जाते हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम पता करो कि क्यों सारे लोग हमारी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं। अरे, एक दिन एक बच्चे ने हमारी दुकान से फ्रूटी खरीद कर पिया और उसे फूड पॉइजन हो गया। बच्चा तो बच गया, पर हमारी माल की क्वालिटी को लेकर उन्होंने शिकायत कर दी है। जांच जब तक पूरी होगी तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रमेश बहुत परेशान लग रहा था। एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो ग्राहक दुकान बदल देते हैं। उसका काम धीरे धीरे ठप हो रहा था। भाग दौड़ करके भी वो अपनी दुकान बचा नहीं पाया। अंत में दुकान में ताला लग गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से बच्चों का एडमिशन
पास के ही सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। एक दिन जब वो बहुत परेशान था, पापा, हमारा स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमारा पुराना स्कूल ज्यादा अच्छा था। हाँ पापा, सच में मुझे भी इस स्कूल में जाने का मन नहीं करता। मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स पैसे लेकर आते हैं, पर मम्मी हमें आजकल पैसे भी नहीं देती है। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल बीत गए। घर में फांकों की नौबत आ गई। एक दिन रमेश बहुत उदास था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिनको छुपाने के लिए वो अपने घर के पीछे बने बगीचे में चला गया। वो बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था, तभी उसने देखा कि केले के पेड़ से एक केला गिर पड़ा। उसने पेड़ की तरफ नजरें उठाई तो लगा कि पेड़ का हर केला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तुम मेरा चिप्स क्यों नहीं बनाते? केले के चिप्स? हाँ। अगर मैं इन केलों का चिप्स बना सकूं तो शायद कुछ काम बन जाए। रमेश ने पेड़ से कुछ केले तोड़ लिए और घर में आकर उसे छील काट कर कहाड़ी में तेल डालकर चिप्स की तरह तल दिया। उसके ऊपर काला नमक और चाट मसाला डालकर, गुड्डू गुड़िया, जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पापा, ये तो गोल वाले चिप्स है। खाकर देखो कैसे हैं। बच्चों ने जैसे ही चिप्स मुंह में डाला, वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार और टेस्टी है। बच्चों, आपको पता है इस केले के चिप्स में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और आपको पता है ना कि आयरन हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। माँ, मेरे टिफिन में भी आज यही दे देना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। माँ, मेरे टिफिन में भी। रमेश और सुनीता ने उनके टिफिन में केले के चिप्स दे दिए। स्कूल से वापस आकर, पापा, मेरे फ्रेंड्स को चिप्स बहुत पसंद आए, हमें रोज टिफिन में यही दे दिया करो। क्यों ना इसी चिप्स को ही मैं अपना धंधा बना लूं। उस दिन वो सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे केले खरीद लाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ढेर सारे चिप्स बनाए। रमेश ने उसे रंगीन पैकेट्स में पैक कर दिया और सुनीता घर घर जाकर उन्हें बेच आई। धीरे धीरे उनके चिप्स लोगों को पसंद आने लगे, डिमांड बढ़ गई। तब बड़े बड़े कारोबारियों से केले लेने होंगे, मैं आज जाकर बात करता हूँ। कुछ सालों में ही उनका काम बढ़िया चल निकला। उन्हें चिप्स बनाने के लिए एक किराए की जगह लेनी पड़ी। धीरे धीरे काम ने जोर पकड़ लिया। आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब तो उन्होंने काम के लिए बहुत सारे आदमी भी रख लिए थे। बच्चे अपने पुराने स्कूल में पढ़ने लगे। 4 साल में उन्होंने बहुत तरक्की की। अब हमें चिप्स बनाने के लिए किराए की जगह छोड़कर अपनी खुद की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। साथ में ही चिप्स के लिए बड़ी सी जगह भी देख लेंगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको अलग कमरा चाहिए होता है। कुछ दिनों में ही उनके पास गाड़ी, बंगला सब हो गया। अब तो वो लोग बहुत अमीर हो गए थे। पैसे की चमक ने बच्चों पर भी पूरा प्रभाव डाला था। रोज उनकी शाम क्लब और पार्टियों में ही बीतने लगी। एक दिन सुबह सुबह, गुड्डू, गुड़िया, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मम्मी, शाम को बात करते हैं, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। मॉम, आज मुझे रात को आने में देर हो जाएगी, मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है। सुनीता चुप रही और उसे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। ज्यादा पैसे की चमक दमक में कहीं बच्चों के कदम बहक न जाएं। तुम इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो। सुनीता, तुम्हें याद है जब हमारी दुकान बंद हो गई थी तब हमने 2 साल के लिए कितनी मुश्किलें झेली थी। अब तो बच्चों को चैन से जीने दो, चिंता क्यों करती हो? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। चलो देखा जाएगा, सब ठीक ही होगा। सुनीता, कल तैयार रहना, जरा आप अपना पुराना घर देख कर आते हैं। हाँ चलो, बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे दिन सुबह बच्चों के कॉलेज जाने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर पुराने घर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच गए। दोनों घर के बाद बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ जाकर सुनीता की आंखें भर आई। मेरा आधे से ज्यादा समय इसी बगीचे में ही निकलता था। कितना वीरान हो गया है ये। तुम एक माली यहाँ भी क्यों नहीं रख देते हो? रखा था, पर कोई टिकता ही नहीं है, बहुत पैसा मांगते हैं। घूमते घूमते वो दोनों उसी केले के पेड़ के पास से निकले। अरे देखो, ये पेड़ भी कैसा सूख गया है।
इसको कटवा ही देते हैं। तभी ऊपर से एक सूखा हुआ केला तपाक से नीचे गिर गया। और रमेश, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, पर अपनी जड़ों को भूल गए हो। याद करो, जब तुम उस समय परेशान होकर बगीचे में घूम रहे थे, तब मैंने ही तुम्हें चिप्स बनाने का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो और आज मुझे ही कटवाने की सोच रहे हो। मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी ही वजह से है। मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच अपनी जड़ों को भूल गया था। मैं इस बगीचे को फिर से वैसा ही बना दूंगा, तुम मुझसे नाराज मत हो। दूसरे ही दिन रमेश अपने साथ बहुत सारे मजदूर लेकर आया और पूरे बगीचे को खुदवाकर वहाँ ढेर सारे केले के पेड़ लगवा दिए और 2 माली रख दिए। अब तो नाराज नहीं होना? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब से कभी भी धन दौलत के नशे में अपनी जड़ों को मत भूलना, तभी एक सफल इंसान बनोगे। रमेश उसके बाद से हर रविवार को पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर में जाकर केलों को पानी देता, उनके साथ बातें करता। अब उनका जीवन पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। जादुई चिप्स ने उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया था।